ये फैन और पैंगो को बचने का भी समय नहीं मिला। यह नीला लकड़ी का सील दिव्य रून से कहीं ज्यादा तेज था। एक पल में यह आया और सीधे उनके सिर को ढांक लिया। चौकोर आकार का ग्रीनवुड सील जब पहली बार दिखाई दिया था तब इसकी लंबाई 1 इंच भी नहीं थी, लेकिन पलक झपकते ही यह एक घर के आकार का हो गया था। इसके चारों ओर एक हरा कोहरा था जो बादलों की तरह उमड़ रहा था। भारी दबाव के कारण ये फैन और पैंगो को लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। उन्होंने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की। टकराना। उन दोनों ने अपने हाथों से जोर से ऊपर की ओर धक्का दिया ताकि नीचे उतर रहे ग्रीनवुड सील को नीचे गिरा सके। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जमीन तुरंत फट जाएगी और उनके पैर जमीन में धंस जाएंगे। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि वे कितने दबाव में थे। टकराना। ग्रीनवुड सील कांपने लगी और हवा में अंतहीन हरा कोहरा छा गया। यह एक बार फिर फैल गया और नीचे की ओर बढ़ते हुए महल जितना ऊंचा हो गया। 10,000 जिन का पत्थर भी उड़ जाता। यह क्या चीज है? यह इतना भारी कैसे हो सकता है? ये फैन और पैंगो को लगा कि उनकी बाहें और भी भारी होती जा रही हैं। उसके बाद उनके पैर और भी धंस गए। उनके घुटनों के नीचे सब कुछ जमीन में धंस गया था और जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी थी। क्या तुम दोनों को उल्टा हरा प्याज लगाना पसंद नहीं है? अब मैं तुम दोनों को मानव वृक्ष बना दूंगा। हान फेयू आगे बढ़ा, उसकी ठंडी हंसी से उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। टकराना। ग्रीनवुड सील एक बार फिर कांप उठी और एक धुंधली हरी धुंध छा गई जिसने एक पतली धुंध की तरह आसपास के वातावरण को ढांक लिया। तुरंत ये फैन और पैंगो पर दबाव बहुत बढ़ गया। उनके शरीर फिर से डूब गए और इस बार उनके पैर पूरी तरह से डूब गए, केवल उनके ऊपरी शरीर ही जमीन से ऊपर रह गए। अगर यह जारी रहा तो हम मांस के पेस्ट में कुचल दिए जाएंगे। ये फैन को बुरा लग रहा था जब उसने पैंगो से फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। हान फेयू ने ठंडी हंसी में कहा। बिना सोचे समझे ये स्पष्ट था कि वह उन दोनों को यातना देना चाहता था। इस समय ये फैन और पैंगो दोनों को लगा कि उनके हाथ सुन्न हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे विरोध नहीं कर पाएंगे और जमीन पर कुचल दिए जाएंगे। ये फैन ने पैंगो को इशारा किया कि वह उसे छोड़ दे और बाहर भाग जाए। पैंगो ने अपना सिर हिलाया। उसे डर था कि अगर उसने उसे जाने दिया तो ये फैन उसे झेल नहीं पाएगा और कुचलकर मांस के पेस्ट में बदल जाएगा। समय नहीं है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये फैन ने अपने दांत भींचे और ये शब्द बोले। ऊपर से दबाव बहुत ज्यादा था। भले ही उसके पास बाढ़ के हाथी की ताकत थी, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। पैंगो को मौजूदा स्थिति का पूरा एहसास था। उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलकर हान फेयू को अकेले ही खत्म करना था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि पीछे छूटे हुए लोग शायद बहुत ही निराशाजनक स्थिति में होंगे। दो लोगों के लिए ग्रीनवुड सील को बनाए रखना पहले से ही बहुत कठिन था। अगर केवल एक व्यक्ति बचा होता तो यह और भी खतरनाक होता। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसे ग्रीनवुड सील का समर्थन करने के लिए एक व्यक्ति को पीछे छोड़ना पड़ा। पैंगो निर्णायक व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने और देर नहीं की। उसने अपने हाथ ढीले किए और बलपूर्वक जमीन पर दबाव डाला, अपने शरीर के निचले आधे हिस्से को बाहर निकाला। टकराना। ग्रीनवुड सील कंपन करने लगी और एक हल्की हरी रोशनी प्रसारित करने लगी। भारी दबाव के कारण ये फैन की भुजाएं कांपने लगी। वह फिर से नीचे गिर गया और उसकी छाती के नीचे की हर चीज जमीन में डूब गई। ग्रीनवुड सील जमीन से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। पैंगो घबरा गया और उसे ठंडा पसीना आ गया। वह तीर की तरह आगे बढ़ा, उसकी गति बहुत तेज थी। टकराना। हरी रोशनी टिमटिमाने लगी और ग्रीनवुड सील कांपने लगी। जिस क्षण पैंगो बाहर निकला, विशाल सील ने सीधे जमीन पर दबाव डाला, जिससे ये फैन का सिर जमीन में धंस गया। पैंगो का दिल कांप उठा। उसका पूरा शरीर बहुत तेजी से हिल रहा था। वह पागलों की तरह दौड़ा और तुरंत हान फेयू को गले लगा लिया। उसके हाथ 2 चिमटों की तरह थे जो हान फेयू को जोर से चीर रहे थे। हान फेयू ने कभी नहीं सोचा था कि जिन 2 लोगों को उसने इस हद तक दबा रखा था कि वह हिल भी नहीं सकता था, उनमें से एक वास्तव में बाहर निकलकर उस पर झपट पड़ेगा और भूखे भेड़िए की तरह उसके शरीर को नोच डालेगा। बैंग बैंग बैंग। पैंगो हान फेयू के शरीर पर ढोल की तरह सवार था, लगातार अपनी मुठियां नीचे की ओर घुमा रहा था। देखने वाले लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पैंगो इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा। हालांकि हान फेयू की ताकत पैंगो जितनी नहीं थी, आखिरकार उसने दिव्य वसंत का एक अंश विकसित किया था। वह अपने पूरे शरीर के सार को सक्रिय कर सकता था और उसके शरीर की सतह तुरंत दिव्य प्रकाश की एक परत से ढक गई। हालांकि पैंगो की मुठ्ठियां जोर से गिरी थी, लेकिन उनसे ज्यादा चोट नहीं लगी। सिर्फ उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली थी। लेकिन फिर भी हान फेयू की आंखें लाल थीं। उसे पहले कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। कड़वा समुद्र अचानक चमक के साथ खिल गया और इसने पैंगो को उड़ा दिया। तभी कड़वे समुद्र से कुछ लोहे की जंजीर जैसे दिव्य चिन्ह निकले। वे चमकीले और चमकदार थे और उन्होंने पैंगो का गला घोंट दिया। पैंगो ने जल्दी से चकमा दिया। उसने अपने पास एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे बेरहमी से तोड़ दिया। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हान फेयू का चेहरा भयावह था। कई दिव्य चिन्ह उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और फिर बिजली की तरह वे पैंगो की ओर बढ़ रहे थे। धमाका। इस समय जमीन पर दबा हुआ हरा लकड़ी का सील अचानक उखड़ गया। ये फैन ने उसे दोनों हाथों से उठाया और जमीन से बाहर निकल आया। उसने उसे जोर से हान फेयू की ओर पटक दिया। हरी रोशनी चमक उठी और नीली धुंध धुंधली हो गई। ये हान फेयू की ओर एक छोटे पहाड़ की तरह टूट रहा था। हान फेयू की साधना के कारण वह एक ही समय में 2 काम नहीं कर सकता था। वह एक ही समय में वरदान वुड सील और दिव्य ग्लिफ को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अभी जब वह पैंगो से लड़ रहा था तो ये फैन को भागने का अवसर मिल गया। ये फैन का शरीर बिजली की तरह चमक रहा था, जो अपने पीछे एक लंबी छवि छोड़ रहा था। वह वर्डांत वुड सील का बारीकी से पीछा कर रहा था। जब वर्डांत वुड सील वापस उड़ी तो हान फेयू की अभिव्यक्ति बदल गई।
उसने जल्दी से पैंगबो पर हमला करना बंद कर दिया और दिव्य ग्लिफ को वापस ले लिया। वह उन दोनों को मारने के लिए वर्डेंटवुड सील को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन ये फैन की गति बहुत तेज थी। वह लगभग उसी समय पहुंचा जब वर्डेंटवुड सील पहुंचा था। जैसे ही हान फेयू ने वर्डेंटवुड सील को नियंत्रित किया और उसे स्थिर किया, ये फैन उसके सामने दौड़ा। उसका दाहिना पैर आगे बढ़ा और उसने हान फेयू के चेहरे पर जोरदार लात मारी। हर जगह खून बिखरा हुआ था। हान फेयू की नाक और मुंह से खून बह रहा था और वह 20 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। वर्डेंटवुड सील का नियंत्रण समाप्त हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। ये फैन नहीं रुका। उसका शरीर प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया और वह सीधे हान फेयू का पीछा करने लगा। इससे पहले कि हान फेयू जमीन पर उतर पाता, ये फैन पहले ही उसके सामने आ चुका था। ये फैन ने हवा में उस पर जोरदार प्रहार किया। इतनी जोरदार ठोकर से आसपास के लोग कांप उठे। जमीन हिंसक रूप से हिल गई और हान फेयू का शरीर लगभग 2 टुकड़ों में टूट गया। लगभग उसी समय पैंगबो भी उसके सामने दौड़ा। उसने अपना पैर उठाया और हान फेयू के पेट के निचले हिस्से पर जोरदार लात मारी। उसके सिर पर हमला करो, उसे ध्यान केंद्रित मत करने दो, ये फैन ने धीमी आवाज में चिल्लाया। पैंगबो को तुरंत समझ आ गया कि वे हान फेयू को वर्डेंटवुड सील को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने नहीं दे सकते, अन्यथा वे दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बैंग बैंग बैंग, दोनों में बहुत ताकत थी। उनका एक एक पैर 1000 पाउंड के पत्थर को दूर धकेल सकता था। उन्होंने हान फेयू के शरीर पर जोर से पैर रखा और यहाँ तक कि जमीन भी कांप उठी। यदि हान फेयू की कड़वाहट का सागर लगातार बहकर उसके शरीर की रक्षा नहीं करता, तो वह उन दोनों द्वारा कुचलकर मांस का पेस्ट बना दिया जाता। आसपास के लोग दंग रह गए। वे दोनों मूल रूप से दबे हुए थे और निराशा की कगार पर थे। लेकिन अंत में उन्होंने खतरनाक स्थिति को पलट दिया और हान फेयू को हिंसक रूप से पीटा। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। तुम वास्तव में हमें मौत के घाट उतारना चाहते हो। इस उम्र में तुम बहुत कपटी हो। कौन जानता है कि जब तुम बड़े होगे तो कितने क्रूर हो जाओगे। बेहतर है कि तुम्हें अभी कुचलकर मार दिया जाए। हालांकि उन्होंने यही कहा था, लेकिन वे दोनों किसी को मारना नहीं चाहते थे। अगर ऐसा हुआ तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन वे हान फेयू को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपने पैरों पर जोर लगाया, जिससे उसके शरीर की सतह पर चमक फीकी होती चली गई। हान फेयू ने वर्डेंटवुड सील को नियंत्रित करना चाहा, लेकिन वह हर बार असफल रहा। वर्डेंटवुड सील कई बार ऊपर उड़ी और कई बार जमीन पर भारी होकर गिरी। वह लगभग अचेत अवस्था में पहुंच चुका था। उसके लिए ध्यान केंद्रित करना कठिन हो रहा था। अंत में हान फेयू के पास कोई ताकत नहीं बची थी। कड़वाहट का सागर अब दिव्य चमक के साथ बह नहीं सकता था। उसे दिव्य शक्ति वाले 2 लोगों ने रौंद दिया, लुढ़कते और चीखते हुए। कड़वाहट के सागर को खोलने और दैवीय शक्ति के स्रोत का पता लगाने के बाद तुम सोचते हो कि तुम एक मास्टर हो। तुम हमें मारना चाहते हो। तुम योग्य नहीं हो। हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। आप हमें क्यों निशाना बना रहे हैं? इतनी कम उम्र में ही तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तुम तो हमें मौत के घाट उतार देना चाहते हो। ये फैन और पैंगबो ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्हें डर था कि हान फेयू दिखावा कर रहा है, इसलिए वे जोर जोर से मारते रहे। जल्द ही उसके गाल सूज गए और आंसू बहने लगे। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था और उसका सिर सुअर के सिर की तरह सूज गया था। हालांकि हान फेयू दर्द सहन नहीं कर सका और चिल्लाता रहा, फिर भी उसकी आंखें उन दोनों को क्रूर और क्रूर दृष्टि से देख रही थी। ये बदमाश बहुत ही निर्दयी किस्म का आदमी है। मुझे लगता है कि इससे छुटकारा पाना जरूरी है। इस तरह से हमें निशाना बनाना और हमारे प्रति द्वेष रखना, अगर हम उससे छुटकारा नहीं पाते तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। दोनों की चर्चा सुनकर हान फेयू को आखिरकार डर लग गया। वह चिल्लाया, मुझे मत मारो। उसकी आवाज बहुत तेज थी, मानो वह चाहता था कि हर कोई उसकी बात सुन ले। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मत मारो। मेरे बड़े चाचा स्पिरिट रूइंस पैराडाइज के एक बुजुर्ग हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी जीवित नहीं रह पाओगे। ये फैन और पैंगबो ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें लगा कि मामला थोड़ा मुश्किल था। शत्रुता पहले ही बन चुकी है। इसे किसी भी तरह हल नहीं किया जा सकता। हान फेयू उनकी बातें सुनकर डर गया। उसने कहा, मुझे मत मारो। ये दुश्मनी कुछ भी नहीं है। मैं भविष्य में तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। ये फैन और पैंगबो ने एक दूसरे को देखा। सबके सामने उसे मारना ठीक नहीं था, वरना अगर उन्हें किसी बड़े के क्रोध का सामना करना पड़ा तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। अंत में ये फैन उसे कमल के तालाब के किनारे ले आया। उसने उसके पैरों को उल्टा करके पकड़ लिया और उसे पानी में फेंकना चाहा। तुम हान फेयू की आंखें आग उगल रही थी। अगर दोनों ने उसे उल्टा फेंक दिया तो वह अपना सारा सम्मान खो देगा और आत्मा के खंडहर स्वर में अपना सिर नहीं उठा पाएगा। स्वूश स्वूश, एक चमकती हुई रोशनी के साथ 2 दिव्य इंद्रधनुष पास की चट्टान से उड़कर कमल के तालाब के पास आ गिरे। दर्शक तुरंत पीछे हट गए। वे निश्चित रूप से विशेषज्ञ थे जो दिव्य इंद्रधनुष को नियंत्रित कर सकते थे। कड़वा समुद्र एक दिव्य झरना होना चाहिए। उन्होंने जीवन के चक्र के साथ संवाद किया होगा और दिव्य शक्ति के स्रोत को जारी किया होगा। वरिष्ठ भाई लीफी, वरिष्ठ बहन वांग जिंग। हान फेयू ने तुरंत चिल्लाया जब उसने दोनों को उतरते देखा, क्या आप आज कानून प्रवर्तन गश्ती के प्रभारी हैं? जल्दी करो और उन्हें नीचे ले जाओ। वे मुझे मारना चाहते हैं। वह आदमी और औरत लगभग 27 या 28 साल के थे। आदमी सुंदर था जबकि औरत अलौकिक थी। हालांकि वे बहुत सुंदर या खूबसूरत नहीं थे, लेकिन वे अमरता की आभा बिखेर रहे थे। लीफी ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, हमने देखा कि अभी क्या हुआ। तुम ही थे जिन्होंने इसे शुरू किया था। यह उनकी गलती नहीं है, तुम। हान फेयू हैरान और क्रोधित था। हालांकि उसने उन दोनों के साथ झगड़ा करने की हिम्मत नहीं की। वांग जिंग ने कुछ कदम आगे बढ़कर ये फैन से कहा, हालांकि वह गलत था, लेकिन उसने बहुत कुछ सहा है। उसे जाने दो। ये फैन ने देखा कि उन दोनों का हान फेयू की रक्षा करने का इरादा नहीं था। वह उनका खंडन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हान फेयू को कमल के तालाब के किनारे फेंक दिया। हान फेयू खड़ा हो गया। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। उसने पैंगबो और ये फैन को घूर कर देखा।
साथ ही उसने ली फी और वांग जिंग को असंतुष्ट भाव से देखा। उसने ठंडी सांस ली और मुड़कर जाने ही वाला था। ली फी ने उसे पीछे से रोका और कहा, जूनियर भाई हान, मैं आपको सलाह देता हूँ कि भविष्य में कोई भी लापरवाही न करें। पैंगबो को एल्डर वुकिनफेंग द्वारा आधिकारिक तौर पर अमर अंकुर के रूप में पुष्टि की गई है। यदि आप खिलवाड़ करना चाहते हैं तो आपके दादाजी भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्या? हान फेयू तुरंत पलटा। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था और उसने कहा, वह एक अमर अंकुर है। ये सही है, एक अमर अंकुर। साधारण शिष्यों को यह नहीं पता था कि अमर अंकुर क्या दर्शाता है, लेकिन एक बुजुर्ग के पोते के रूप में हान फेयू कैसे नहीं समझ सकता था। कोई भी गुफा स्वर्ग और धन्य भूमि अमर पौधों को खजाने के रूप में मानेगी क्योंकि वे उनकी भविष्य की ताकत की नींव थे। आमतौर पर 8 से 10 साल की खोज के बाद एक भी अमर अंकुर मिलना मुश्किल होता। ये कल्पना करना आसान था कि साधना के लिए उपयुक्त इस तरह का शरीर कितना दुर्लभ था। एक बार जब कोई मिल जाता तो उसे संप्रदाय के उत्तराधिकारी के रूप में पाला जाता। वर्तमान में आत्मा खंडहर ग्रोटो स्वर्ग में अमर पौधों की संख्या 5 से अधिक नहीं थी। ये कैसे संभव है? हान फेयू का चेहरा अविश्वास से भरा था। अगर वह एक अमर अंकुर है तो वह सीखने के लिए स्पिरिट रूइन क्लिफ पर क्यों आएगा? वांग जिंग ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्डर वुकिनफेंग नहीं चाहते कि उसे लगे कि वह दूसरों से विशेष और श्रेष्ठ है। वास्तव में एल्डर वुकिनफेंग ने कुछ महीने पहले ही उसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया था और दाव शास्त्र को आगे बढ़ाया था। वांग जिंग ने उसके सवाल का जवाब दिया। हान फेयू का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने सुना कि एल्डर वुकिनफेंग ने खुद दाव शास्त्र को आगे बढ़ाया है। उसे पक्का पता था कि पैंगबो एक अमर अंकुर था। ली फी ने आगे कहा, बड़े वुकिनफेंग उन पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे और उन्होंने अभी जो कुछ हुआ उसे देखा, इसलिए उन्हें ये घोषणा करने की आवश्यकता महसूस हुई कि पैंगबो एक अमर अंकुर है। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में लापरवाही से काम नहीं करेंगे। हान फेयू का चेहरा बहुत ही भद्दा था। उसने अपनी आस्तीन उतारी और जाने के लिए मुड़ा। पैंगबो अचंभित था और उसे होश तब आया जब हान फेयू जाने वाला था। एक अजीब भाव के साथ उसने ली फी और वांग जिंग से पूछा, तो मुझे भविष्य में उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है? वांग जिंग ने सोचा कि वह चिंतित और भयभीत था, इसलिए उसने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह एक बुजुर्ग का पोता है, यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु का पोता भी तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। पैंगबो ने फिर बड़े बड़े कदमों से पैंगबो का पीछा किया। कोई डर या चिंता नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष को पीटना चाहता था। ये सुनकर ली फी और वांग जिंग अचंभित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हान फेयू का चेहरा अचानक बदल गया। उसे बहुत बुरा लगा जैसे उसने कोई मरा हुआ बच्चा खा लिया हो। उसने अपना गुस्सा दबाया और जल्दी से भीड़ से बाहर निकलकर गायब हो गया।